गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपना जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी उसको कंटिन्यू किया था और जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरह से बेल्जियम में दोनों समुदायों के बीच में टकराव हुआ। दोनों समुदाय यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच। तो इस स्थिति को बेल्जियम ने किस तरह से सुलझाया और श्रीलंका ने किस तरह से अपनी स्थिति को सुलझाया वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था कि जो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद था कि वहाँ के जो सिंगली समुदाय के जो लोग थे वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, लेकिन बाद में वहाँ तमिल भाषी जो लोग थे उन्होंने भी अपनी एक अलग स्वायत्त सरकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर उनको नकार दिया गया। अब बेल्जियम ने किस तरह से अपनी समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, यानी उन्होंने 4 बार उसमें परिवर्तन किए, इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को ये एहसास ना हो कि वो इस देश में अपने नहीं बल्कि पराये हैं, ऐसा उन्हें एहसास ना हो। जो व्यवस्था की गई वो कल्पनाशील थी और कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल, क्योंकि विशेष जानकारियों के लिए हमें बॉक्स में देखने हैं कि कुछ मुख्य बातें थीं कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने कि संविधान में इस बात को लिखित रूप में दे दिया गया कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या है वो समान रहेगी, यानी मंत्रियों में भी इस बात का भेदभाव नहीं रहेगा कि डच भाषी वो मंत्री ज़्यादा हैं या फ्रेंच भाषी मंत्री ज़्यादा हैं। तो मंत्रियों की संख्या भी वहाँ समान कर दी गई ताकि दोनों में टकराव की स्थिति ना रहे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, यानी कानून भी तभी बनता है जब जितने भी सांसद होते हैं उनके बहुमत उनके पक्ष में हो। जैसे कि हम अगर संसद में कोई चर्चा कर रहे हों और वहाँ पर किसी बात पर बहस हो तो बहुमत जिस पक्ष में जाता है वही कानून बन जाता है। इसी प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी समुदाय है वहाँ पर उसमें जो सांसद हैं उनको बहुमत प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे, है ना, ठीक है। तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई यानी इनके हैंड ओवर कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां हैं तो 2 इलाकों में उनकी सरकारों को वो हैंड ओवर कर दी, जैसे कि यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे 2 समुदाय बने कि एक फ्रेंच भाषी का और एक डच भाषी का, तो इसी तरह से वहाँ पर भी जो शक्तियाँ हैं उनको बांट दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। तो ब्रुसेल्स में क्या है, अलग सरकार है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों जो समुदाय हैं, ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय कौन से थे, आपने पहले पढ़ा है, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, दोनों का समान प्रतिनिधित्व रख दिया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में क्या किया, इनको स्वीकार कर लिया गया। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उनमें आपस में लड़ाई होती, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। क्योंकि जो डच भाषी लोग थे उन्होंने केंद्रीय सरकार ने अपना जो प्रतिनिधित्व था, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने उनको क्या किया, स्वीकार कर लिया था। अब आगे देखते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है।
यानी वहाँ राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्रीय स्तर पर भी है, लेकिन यहाँ एक तीसरे स्तर की और सरकार है जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो सामुदायिक सरकार कौन सी है? जो किसी विशेष समुदाय के लिए काम करती है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इस सरकार को क्या है कि उस जैसे किसी एक विशेष भाषी लोगों पर अगर वो फैसला दे रही है तो उसी भाषा के, जैसे डच लोगों के पक्ष में फैसला दे रही है तो उसे उसी संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर ही फैसले लेने का अधिकार रहेगा। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल यानी कठिन है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। जैसे कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी कि वहाँ सिंगली भाषी और तमिल भाषी लोग अपना अपना प्रभुत्व चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी के पक्षों को देखा गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरन जमा करे। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो सारे झगड़ों को उनके स्थान के हिसाब से वर्गीकृत करें, इन टकरावों के कारण को जानने की कोशिश करें और इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं। इनमें से किस किस विवाद को सत्ता के साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है, ये आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट के तौर पर है जो आपको खुद ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। तो बेल्जियम के नेताओं को लगा कि जितने भी समुदाय हैं और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करना है, जब हम सभी का आदर करेंगे तभी हमें एकता की भावना होगी देश में। अगर सभी अपने अपने ग्रुप को महत्व देंगे, अपने अपने पक्ष को महत्व देंगे, तो वहाँ एकता की भावना संभव नहीं होगी। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यानी अगर हमें देश को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें क्या होगा, वहाँ की सत्ता को समझदारी से बांटना होगा। और जो कि ये काम किसने किया, ये बेल्जियम ने किया ये वाला काम, लेकिन इसके उल्टे जो श्रीलंका था उसने इसके विपरीत काम किया, इसलिए वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हुई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।